तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि सभी स्टूडेंट के साथ एक ट्रिप पर जा रहा था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के साथ उसके सारे क्लासमेट भी दूसरे वर्ल्ड में समन हो जाते हैं, जहाँ पर सबको कुछ न कुछ एबिलिटी मिलती है और कुछ को हीरो की क्लास, लेकिन योगिरी की पावर हिडन होती है, इसलिए सब लोग उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। उसके पास इंस्टेंट डेथ एबिलिटी होती है जो कि सिर्फ सोचने से ही किसी को भी मार सकता है। कहानी की शुरुआत में हम योगिरी को देखते हैं जो कि सबको मार रहा था और एक लड़की को ढूंढ रहा था जिसका नाम असाका है। देखता है कि उसे एक लड़की ने पकड़ रखा है। वो बोलती है अगर तुम हिले तो मैं इसे मार दूंगी। अब अगले ही पल वो लड़की अचानक से मर जाती है। योगिरी की आंख खुलती है और वो देखता है कि एक लड़की उसे उठा रही है। वो उठ जाता है और पूछता है कि हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। लड़की का नाम टोमोचिका है, लेकिन मैं इसे इस एनिमे में टोमो बुलाऊंगा। वो बोलती है यहाँ पर इतना कुछ हो गया और तुम अभी तक सो रहे हो। देखते हैं कि एक ड्रैगन ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है और उसके दो क्लासमेट को भी मार दिया है। अब वो ड्रैगन योगिरी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी टोमो के बलून योगिरी से लग जाते हैं और उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। वो कुछ शब्द बोलता है और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन वहीं पर मर जाता है। योगी पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे सब कुछ शुरू से बताओ। इतना बोलकर वो गेम खेलने लगता है। टोमो बोलती है कि तुम इस सिचुएशन में भी गेम खेल रहे हो। वो बताती है कि हमारी बस फील्ड ट्रिप पर जा रही थी, लेकिन जैसे ही हमने टनल पार किया वो अपने दोस्त से बात कर रही थी, लेकिन तभी बस में एक लड़की आती है और सबका वेलकम करती है और बोलती है कि मेरा नाम सियोन है और मैं एक सेज हूँ। टीचर बोलता है आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्या चल रहा है। अब ये सुनकर सियोन उस टीचर को मार देती है और बोलती है सभी लोग मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अटैक पावर 5,30,000 है। और इतना बोलकर वो एक ड्राइवर को भी मार देती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट डर जाते हैं। अब वो बोलती है कि तुम्हारी इसी का जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने तुम्हें यहाँ पर एक सेज के तौर पर समन किया है। दुनिया पर सेज रूल करते हैं और कभी कभी टाइम आता है सेज की तादाद बढ़ाने का, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पर समन किया है। बोलकर वो एक मैजिक करती है और सभी लोग चमकने लगते हैं, सिर्फ 4 स्टूडेंट को छोड़कर। सियोन कहती है कि मैंने तुम सभी के अंदर बैटल सुंग नाम के सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है। लाइसेंस की लोगो इमेज तुम सभी के सामने आ जाएगी। तभी मीको देखती है कि उसके सामने कुछ लिखा है। उसे पता चलता है कि वो तो उसके स्टेट है। सियोन बताती है कि इसे हमारी दुनिया में गिफ्ट कहा जाता है, इनका अच्छे से यूज करना और एक अच्छे सेज बनना, और तुम लोगों के पास सिर्फ 1 महीना है। तभी टोमो कहती है कि मैंने गिलो नहीं किया, ही मेरे सामने स्टेट आए। सियोन कहती है कि ये तो काफी बुरी बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पावर नहीं मिलती, इसे एक्सेप्ट करो। क्या मैं तुम्हें जानवरों को खाना बना दूं, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर और कोई काम तो है नहीं। ये सुनकर टोमो डर जाती है और कुछ नहीं बोलती। अब सियोन बोलती है कि तुम लोगों का पहला मिशन 1 घंटे बाद शुरू होगा, इसलिए मरना मत। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी मीको टोमो को बताती है कि उसके पास मिशन की एक्सप्लेनेशन आ गई है। लिखा है कि एक ड्रैगन हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आएगा। तभी एक लड़का बोलता है कि लगता नहीं है कि हमारे पास और कोई चॉइस है, हमें इस मिशन को पूरा करना ही होगा। उसका नाम सोगुरु है और उसकी क्लास जनरल है। वो सबसे उनके स्टेट पूछता है और सब अपने स्टेट उसे एक पर्चे पर लिखकर दे देते हैं। सोगुरु कहता है कि इससे हमारी काफी मदद होगी, क्योंकि सभी के पास अलग अलग एबिलिटीज हैं और हमें अब प्लान बनाना होगा। पर टोमो कहती है कि सिर्फ हम 4 लोग हैं जो कि गिलो नहीं करे। जो गिलो नहीं करे उनका नाम है अयाका शिनोजाकी, इसका नाम यूचिरो कुरुई है, और एक हमारा मेन कैरेक्टर योगिरी। जो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि योगिरी ऐसे समय पर सो सकता है। वो सभी लोग प्लान डिसाइड कर लेते हैं और बस से उतर जाते हैं, लेकिन वो उन चारों को प्लान नहीं बताते और उन्हें छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। किरियो कहता है कि हम भी चलते हैं। वो बाहर जा रहे थे, लेकिन तभी सोगुरु वहाँ आता है और बोलता है तुम लोगों को यहीं पर रहना होगा, मैं एक जनरल हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इतना बोलकर वो सीट को हिला देता है। पावर का यूज करके वो बोलता है कि जिन भी लोगों को गिफ्ट मिला है उनके पास एनएस फिजिकल एबिलिटी है लेवल 1 पर, जिससे कि मैं ये कर पा रहा हूँ। लोगों के पास कोई एबिलिटी नहीं, इसलिए तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। इतना बोलकर वो उन्हें फंसा देता है ताकि वो वहाँ से निकल नहीं पाए। अभी एक लड़की अपनी पावर का यूज करती है और उन्हें और भी ज्यादा एट्रैक्टिव बना देती है, जिससे मोटर से उन पर ही अटैक करे। गुरु बोलता है कि इस एरिया के अंदर एक ड्रैगन है और तुम लोग उसके चारे का काम करोगे और इतनी देर में हम सिटी में पहुंच जाएंगे। सुनकर टोमो हैरान होती है और बोलती है कि सब स्टूडेंट ने इस प्लान को एग्री कर लिया। दोस्त मीको ऐसा कभी नहीं करेगी। तभी सोगुरु कहता है कि उसने भी एग्री कर दिया है और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर टोमो काफी शौक होती है क्योंकि उसकी दोस्त ने उसे धोखा दिया। अब सोगुरु बस को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। तीनों सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और योगिरी अभी भी सो रहा था। तभी वहाँ पर ड्रैगन आता है और अयाका को मार देता है, लेकिन योगिरी अभी भी सो रहा था। तभी योगिरी उठ जाता है और बोलता है कि मैं इस इशिकाई दुनिया में अपना गेमिंग डिवाइस चार्ज कैसे करूंगा। सुनकर टोमो गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम्हें अभी भी इस डिवाइस की चिंता है। तभी योगिरी उठता है और बोलता है अगर हम सोगुरु की बात माने यहाँ पर सिर्फ एक ड्रैगन है तो इसका मतलब है कि हम अभी बाहर जा सकते हैं। तभी टोमो कहती है कि ये सब तुमने तो नहीं किया। योगिरी मना करता है और वो लोग बाहर जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो हम सिटी में जा सकते हैं, हिल या फिर जंगल में। तभी टोमो उसके पास आती है और बोलती है कि देखो वो आसमान में क्या उड़ रहा है। देखते हैं कि वो उससे क्लासमेट होते हैं जो कि इसी तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर योगिरी कहता है
है कि मैं इन्हें मार दूं, लेकिन टोमो मना करती है। तब योगिरी कहता है कि इन लोगों ने भी तो हमें अकेला छोड़ दिया था यहाँ पर मरने के लिए, तो ये भी तो किलर है, शायद वो हम पर अटैक करने के लिए ही आ रहे हैं। अब वो तीनों देखते हैं कि वो ड्रैगन तो मर चुका है, जिसे देखकर वो कहते हैं हमारा काफी काम आसान हो गया। तभी उनकी नजर टोमो पर जाती है, जिसे देखकर वो हैरान होते हैं और बोलते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। वो स्टूडेंट नीचे आते हैं और बोलते हैं कि ये बुरा हुआ, हमारा प्लान तो टोमो को ज़ोंबी बनाने का था। वो मर जाती है लेकिन अब वो फेल हो गया है। अब ये देखकर टोमो समझ जाती है कि ये किलर है, इनसे दोस्ती नहीं की जा सकती। अब एक बंदा जिसका नाम रियो है, उसकी क्लास हीरो की है, वो उन पर फायरबॉल से अटैक करता है और वो फायरबॉल इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, टोमो के पीछे का पहाड़ पूरी तरह से तबाह हो जाता है। वो अपनी तारीफ करता है और बोलता है कि मैं बेसिक मैजिक को यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसी अटैक को ऑपरेट कर रहा हूँ। अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ पर आ जाओ टोमो। लोग सोच रहे थे कि टोमो को पकड़कर उसके साथ घर घर खेलेंगे और ये सुनकर टोमो घबरा जाती है, इसका बहुत बड़ा होगा घर, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, तुम्हारी गंदी सोच है। योगिरी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इन लोगों का कुछ करता हूँ। इतना बोलकर वो उसकी ओर इशारा करता है और बोलता है कि मर जाओ। ये देखकर वो लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ऐसे बोलने से कोई थोड़ी मर जाएगा। तभी अचानक से रियो जमीन पर गिर जाता है और उसे देखकर उसके साथी बोलते हैं कि इसे क्या हुआ। योगिरी बताता है कि मैंने इसे मरने के लिए कहा, वो मर गया, और अगर तुम्हें भी नहीं मरना तो तुम हिलना मत। और ये देखकर उनका एक साथी उसे देखने लगता है और हिल जाता है। अगले ही पर वो बंदा भी मर जाता है। योगिरी बोलता है कि मैं तुम्हें हिलने की परमिशन देता हूँ, मैं अपनी एबिलिटी के बारे में तुम्हें बताता हूँ, तुम देख सकते हो कि तुम्हारे साथी मरे हैं या फिर नहीं। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इसलिए तुम हिल सकते हो। अपने साथियों को चेक करता है, वो देखता है कि वो तो हिल ही नहीं रहे हैं। वो पावर का यूज करता है और उन्हें हील करने लगता है। बोलता है कि मैं एक हीलर हूँ और किसी भी चोट को आराम से ठीक कर सकता हूँ। लेकिन वो देखता है कि उसके साथी अब भी नहीं हिल रहे हैं, समझ जाता है कि उसके साथी अब मर चुके हैं। टोमो कहती है कि उस ड्रैगन के साथ भी ऐसा हुआ था, योगिरी ने अपनी पावर का यूज करके उसे मार दिया। योगिरी बताता है कि मेरी पावर को इंस्टेंट डेथ एबिलिटी कहते हैं, इसका मतलब है अगर मैं सिंपली कुछ सोचूंगा तो सामने वाला खुद ही मर जाएगा। सुनकर डायमंड बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। योगिरी बोलता है तो तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी पावर को तुम्हारे ऊपर टेस्ट करूं, जिससे तुम्हें पता चल जाए। अब ये सुनकर डायमंड डर जाता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी पावर समझ गया हूँ। अब वो ऐसे ही मजाक करते हुए उसके सामने आ जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन योगिरी को पता चल जाता है कि डायमंड उसे मारने के लिए आ रहा है। योगिरी उसे रोकता है और बोलता है कि तुम मुझे मारने के लिए आ रहे हो ना। डायमंड डरते हुए कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तब योगिरी उसे कहता है कि मेरे पास एक एबिलिटी है, जो भी मुझे मारने की सोचता है तो मुझे पता चल जाता है। इसका मतलब है अगर मैं अपनी दोनों एबिलिटी को मिला लूं तो जो भी मुझे मारने की सोचेगा वो खुद ही मर जाएगा। ये सुनकर डायमंड रोने लगता है और बोलता है कि आखिर मैं किसी ऐसे इंसान से कैसे लड़ सकता हूँ। योगिरी पूछता है आखिर तुम इतने कॉन्फिडेंस में क्यों थे, जबकि तुम्हें वो पावर थोड़े समय पहले ही मिली थी। डायमंड बोलता है कि ये पहली बार नहीं है जब हम इस दुनिया में आए हैं, ये थोड़े समय पहले की बात है। किंगडम ने हमें समन किया था एक डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। तब योगिरी कहता है तुम इस वर्ल्ड में 1 साल के लिए आए थे, जब तुमने डीमन लॉर्ड को हराया तो तुम वापस से अपने वर्ल्ड में आ गए। डायमंड कहता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था, लेकिन तुम इसे एक बच्चे की कहानी की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो, ये एक सच्ची घटना है। तभी टोमो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग स्कूल से 1 साल एब्सेंट थे। डायमंड बताता है कि जब हम लोग घर वापस आए तो हमने देखा कि कुछ ही समय बीता था। योगिरी कहता है इसका मतलब ये पॉसिबल है कि हम लोग अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। ऐसा बोलकर वो डायमंड को मारने वाला था, लेकिन डायमंड बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारो। वो टोमो से उसे बचाने के लिए कहता है, लेकिन टोमो बोलती है कि मैं योगिरी की वजह से ही जिंदा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं कह सकती। ये सुनकर वो एक मैजिकल आइटम निकालता है और टोमो से बोलता है कि मैं तुम्हारे सर्वेंट बन जाऊंगा। इतना बोलकर वो उसे पहन लेता है। उसे पहनने के बाद वो उसके ऑर्डर को नहीं डाल सकता। इतना बोलकर वो उसके पास जाता है, लेकिन टोमो उसे देखकर डर जाती है और पीछे हटने को बोलती है। डायमंड पीछे हट जाता है। टोमो कहती है कि मुझे इसका मास्टर नहीं बनना, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं इससे बच जाऊं। वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे ऑर्डर को डिसअवे नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरी ओनरशिप को किसी और को दे सकती हो। टोमो उसकी ओनरशिप योगिरी को दे देती है। योगिरी बोलता है कि तुम्हें सामने वो फॉरेस्ट दिख रहा है। वो कहता है हाँ, उस फॉरेस्ट के अंदर तो काफी सारे मैजिकल बीस्ट है। योगिरी कहता है हाँ, उस फॉरेस्ट के अंदर काफी सारे मैजिकल बीस्ट है, इसलिए तुम वहाँ जाकर खड़े हो जाओ और मेरा वेट करो। डायमंड कहता है कि तुम पागल हो गए हो, वहाँ पर मोस्टर है। तभी वो वहाँ पर जाने लगता है उसके कूलर की वजह से। योगिरी उसे वापस बुलाता है और बोलता है तुम हमारे बारे में किसी को मत बताना। इतना बोलकर वो उसकी सारी कीमती चीजें ले लेता है, उसे वापस से फॉरेस्ट भेज देता है। अब ये देखकर टोमो कहती है कि उसके साथ ऐसा करना सही था। योगिरी कहता है हाँ, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो हमें कभी भी धोखा दे सकता है। टोमो बोलती है अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझ पर भरोसा क्यों किया, कि तुम काफी सुंदर हो और मैं तुम्हारी लेना चाहता हूँ, मतलब तुम्हें प्रोटेक्ट करने का डिसीजन मैंने खुद लिया है। अब ये सुनकर वो शर्माने लगती है, बोलती है कि हम दोनों ने पहले कभी
इतनी बात नहीं की तो तुमने मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया? योगरी बोलता है उस ड्रैगन ने हमारे ऊपर अटैक किया था तो तुमने मुझे पकड़ लिया था और तुम्हारे बैलून मुझे लग गए थे। मुझे रियलाइज हुआ था कि ये कितने सॉफ्ट हैं और उन्हें दबाने में तो मजा ही आ जाएगा और इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। उनको टोमो शर्मा जाती है और कहती है कि सारे लड़के एक जैसे ही क्यों होते हैं। अब हम सियोन को देखते हैं जो आराम से कैसल में लेटी हुई थी। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम योइकी होता है। वहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए आया था उन सेज के बारे में। तब सियोन कहती है हाँ मैंने देखा वो ड्रैगन मर गया है और उसके बाद क्या हुआ? तब योइकी कहता है लोगों ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया लेकिन 4 लोग मारे जा चुके हैं। अब ये सुनकर सियोन को लगता है कि 4 लोग वही मरे होंगे जिनके पास कोई एबिलिटी नहीं थी। तभी योइकी बताता है कि 2 लोग वो मरे हैं जिनके पास कोई एबिलिटी नहीं थी, 2 लोग वो मरे हैं जो एस रैंक पर थे। ये सुनकर सियोन शॉक होती है और बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा वहाँ पर ऐसा हुआ था। तब योइकी बताता है कि वो लोग बिना किसी वार्निंग के अचानक से मर गए, किसी के पास इंस्टेंट डेथ एबिलिटी तो नहीं है। सुनकर सियोन शॉक होती है और बोलती है कि सिस्टम इंस्टॉल फेल हो गया था लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी चिंता करने की कोई जरूरत है। तब योइकी कहता है कि हमें चौकन्ना रहना होगा। अब हम टोमो और योगरी को देखते हैं जो कि एक टाउन में पहुंच जाते हैं लेकिन गार्ड गेट को बंद करने लगते हैं। तब टोमो योगरी का हाथ पकड़ती है और उन्हें गार्ड के पास लेकर जाती है। उसे उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तब वो टाउन के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। वो किसी का वेट कर रहे थे तभी वहाँ पर एक सेज आता है जिसका नाम सही का है। कहता है कि मुझे कितना काम करना पड़ रहा है जबकि तुम्हारे बाकी के साथी सुबह ही आ गए थे। योगरी कहता है हमारे साथियों ने कहा था कि वो कैपिटल जा रहे हैं और हम वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं? वो कहता है कि हमें मना किया गया है तुम्हारे रास्ते के बीच ना आए इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अब ये सुनकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन मासाहिको उनसे कहता है मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर ये लड़की मेरे साथ मेंशन में रुक जाए। अब ये सुनकर टोमो डर जाती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। वो दोनों शहर में घूमने लगते हैं। टोमो कहती है कि ये तो एक फैंटेसी वर्ल्ड की तरह है और यहाँ ब्रीड फोक जैसे दिखने वाले लोग भी हैं। उनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम मीरा है। वो कहती है कि तुम सेज कैंडिडेट हो, देखकर ऐसा लगता है कि तुम पहली बार यहाँ पर आए हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। योगरी कहता है तुम्हें क्या चाहिए? हमारी मदद करके भला तुम्हें क्या ही मिलेगा? कहती है कि मैं कुछ गलत नहीं सोच रही, मुझे तो बस सारे सेज कैंडिडेट लड़कों के साथ दोस्ती करनी है क्योंकि उनका फ्यूचर भी अच्छा होता है और उन्हें पटाना भी इजी होता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। अब वो लोग मीरा से मदद मांगते हैं इस टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए। वो काफी सारा सामान खरीदती है और अपने लिए कुछ कपड़े भी। तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं जिसे देखकर योगरी कहता है मीरा इनके साथ मिली हुई थी। तभी वो गुंडा कहता है तुम तो काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहे हो, हमारा मकसद तुम जैसे पावरलेस सेज से है क्योंकि जिनके पास गिफ्ट होते हैं वो टाउन में काफी क्रेजी होते हैं और उन्हें हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन हम उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन हम तुम जैसे लोगों को तो मार ही सकते हैं जिनके पास कोई एबिलिटी नहीं है। योगरी कहता है मैं तुम्हारी बात समझ गया, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ये सुनकर कोई भी योगरी पर यकीन नहीं करता। योगरी अपनी पावर का यूज करने ही वाला था लेकिन तभी टोमो मीरा से कहती है दिखने में नहीं लगता, लेकिन योगरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तुम सभी को मार देगा। लेकिन एक लड़की जिसका नाम रियो है वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उनका मजाक उड़ाती है। हमारे पास कोई पावर्स नहीं है इसलिए तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी योगरी कहता है जो भी हमारे पीछे है वो सब मर जाओ। हम देखते हैं कि उसके पीछे जितने भी गुंडे खड़े थे वो सब मर जाते हैं और ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन योगरी एक बंदे को आधा मारने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए वो पूरा ही मर जाता है। योगरी एक एक करके गुंडे के अलग अलग पार्ट को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बार बार फेल हो रहा था इसलिए उसे लगता है ये चीज बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। अब ये देखकर मीरा डर जाती है और बोलती है कि मेरे घर पर मेरे छोटे भाई बहन भूखे हैं। योगरी कहता है अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये नहीं है तुम गलत काम करो। वो गुंडे कहते हैं आखिर तुम हो कौन, क्या तुम टैलेंटलेस नहीं हो? योगरी अपना हाथ आगे करता है और बोलता है कि मर जाओ, लेकिन उन्हें कुछ होता नहीं है और ये देखकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। एक जगह पर आकर रुक जाती है लेकिन अचानक से योगरी की पावर उसे लग जाती है और वो मर जाती है और दूसरी तरफ वो गुंडा भी मर जाता है। वो दोनों वहाँ से जाने वाले थे लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आते हैं। एक जनरल जिसका नाम एडल गार्ड होता है उनसे कहती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। योगरी कहता है कि हमें कुछ नहीं पता, हम तो बस यहाँ पर घूम रहे थे और जब हम यहाँ पर आए तो ये लोग मरे हुए थे। लेकिन एल्डर गार्ड कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, हमने उन्हें मरते हुए देखा जब वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे थे। टोमो कहती है अगर तुम हमें देख रहे थे तो तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की? जिसपे वो गार्ड बोलती है हम ये देखना चाहते थे कि ये लोग तुम्हें पकड़कर कहाँ ले जाएंगे, कहाँ बेचेंगे, और हाँ हम पर अटैक मत करना क्योंकि हम गार्ड के ऊपर सेज प्रोटेक्शन लगी होती है, तुम्हारी पावर का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तभी एक बंदा कहता है मैंने इन्हें अप्रेस किया था लेकिन इनके पास तो कोई
पावर्स ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने इन गुंडों को मारा होगा। ये सुनकर एल्डर गार्ड शॉक होती है और कहती है हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन तभी वो बंदा उनसे माफी मांगता है उसके कैप्टन की रूडनेस की वजह से। योगिरी कहता है कि कोई बात नहीं, पर क्या तुम बदले में हमें जगह दिखा सकते हो जहाँ पर हम लोग रात में रुक सकें। वहीं दूसरी तरफ एल्डर गार्ड देखती है कि एक गुंडा अभी भी जिंदा है। अब अगले सीन में वो एक होटल में आते हैं जिसे देखकर टोमो हैरान होती है कि वो एक बड़े कैसर की तरह लग रहा था। तभी योगिरी कहता है कि हम एक ही रूम ले लें, उसे शेयर कर लेंगे। लेकिन ये सुनकर टोमो शर्मा जाती है और कहती है ऐसा कैसे चलेगा। अब वो लोग अलग अलग रूम ले लेते हैं। टोमो अपने रूम में आती है, वो देखती है कि ये रूम तो बहुत ही बड़ा है। अब वो बेड पर आकर सोचने लगती है योगिरी क्या कह रहा था कि हम एक ही रूम में रुकेंगे। इस दुनिया में आने के बाद ये पहली बार है जब मैं उसके बिना हूँ। वो सच में मुझे पसंद करता है। तभी उसे याद आता है कि नहीं, योगिरी को तो उसके बैलून पसंद है। तभी वहाँ पर एक स्पिरिट आती है और उसे देखकर टोमो को लगता है कि ये उसकी बड़ी बहन है। वो हैरान होकर कहती है कि तुम इस वर्ल्ड में कैसे आ गई। स्पिरिट कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूँ, मेरा नाम मोको मोको है। मैं दोनारा स्कूल के फाउंडर के सन की वाइफ हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी अनसिस्टर और एक गार्डियन स्पिरिट हूँ। क्योंकि अभी सिचुएशन इमरजेंसी वाली है इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा तुम्हें लेने के लिए। टोमो बोलती है क्या तुम पहले नहीं आ सकती थी। तब वो स्पिरिट कहती है तुम्हारे साथ जो लड़का है वो काफी डेंजरस है और अगर मैं उसके सामने आती तो वो मुझे मार देता। टोमो सोचती है इसका मतलब योगिरी की पावर स्पिरिट पर भी काम करती है। वो हाँ बोलती है और कहती है कि कल उसे मेरे बारे में जाकर बता देना ताकि मैं सेफ रहूं। टोमो हाँ कहती है कि तुम क्या कह रही थी, क्या तुम मेरी मदद करोगी। तो वो हाँ बोलती है और कहती है जैसा कि तुम देख सकती हो कि मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ तो मैं हर चीज से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन फिजिकल अटैक से नहीं। और शायद तुम्हें नहीं पता कि मैंने ही वो गिफ्ट पावर तुम्हारे अंदर इंस्टॉल होने से रोकी थी। ये सुनकर टोमो गुस्सा होती है और कहती है वो तुमने किया था, लेकिन क्यों। तब मोको कहती है कि तुम अपने अंदर वो सस्पिशियस चीज को डालना चाहती हो, इससे तुम्हें फायदा तो होगा, लेकिन जो चीज तुम्हारे अंदर वो पावर डालने वाली थी वो ही तुम्हें कंट्रोल करेगी। टोमो कहती है कि मेरे अलावा 3 और लोग थे जिनके अंदर पावर इंस्टॉल नहीं हुई थी, क्या उनके पास भी कोई स्पिरिट है। मोको कहती है कि मुझे बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे ओरिजिनल वर्ल्ड में सेफली भेज दूँ। वो कहती है कि मैं यहाँ से वापस तो जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर हमेशा योगिरी पर निर्भर होना पड़ता है। मोको कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने स्कूल की ट्रू आर्ट सिखाऊंगी। अगले दिन टोमो योगिरी के पास आती है और कहती है कि अब हम बाकी लोगों को ढूंढने के लिए जाएंगे। योगिरी उसे इस होटल के रिसेप्शनिस्ट से मिलवाता है जिसका नाम सलीना होता है। योगिरी बताता है कि कल से सलीना ही हमारे बाकी क्लासमेट की लोकेशन ढूंढ रही है और ये पता लगा रही है कि उनके पास कैसे जाया जाएगा, और वो हमारी लैंग्वेज भी ट्रांसलेट भी कर रही है। सलीना उन्हें एक टिकट देती है कैपिटल में जाने के लिए, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें आज दोपहर में ही जाना होगा। योगिरी कहता है ठीक है। अब उसके पास जो ट्रेजर पड़ा हुआ था वो उसे दिखाते हुए कहता है कि तुम इसे हैंडल कर सकती हो। रिसेप्शनिस्ट मान जाती है। अब अगले सीन में वो लोग ट्रेन में बैठकर जा रहे थे। वो मोको मोको से कहती है तुम योगिरी के पास जाकर क्यों नहीं बैठती। मोको कहती है कि नहीं, वो काफी डरावना है इसलिए मैं उसके पास नहीं बैठूंगी। तभी टोमो योगिरी से कहती है तुम भी मोको को देख सकते हो ना। योगिरी हाँ बोलता है और कहता है जब से तुमने मुझे इससे मिलवाया है तब से मैं इसे देख सकता हूँ। टोमो योगिरी के पास आकर बैठ जाती है और पूछती है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। योगिरी बताता है कि सेलिना को लगता है कि हमारे दोस्त प्रीम एविन फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। पूछती है आखिर सेलिना को इतना सब कैसे पता है। तभी योगिरी को कुछ सेंस होता है और वो टोमो को नीचे गिरा देता है। हम देखते हैं कि उनके ऊपर अटैक हुआ है। अब अगले सीन में हम उसी एवल गार्ड को देखते हैं जो कि उस गुंडो को एक लड़की के पास लेकर आती है। वो गुंडा अंधा हो गया था क्योंकि योगिरी ने अपनी पावर उसकी आंखों पर यूज की थी। बताता है कि हमने इस पर हीलिंग मैजिक का यूज तो किया था लेकिन इससे कोई बात नहीं बनी। लड़की कहती है इसके ऊपर तो कोई भी इंजरी का निशान नहीं है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसा बोलने के बाद वो उसकी आंखों को बाहर निकालती है और अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करती है और उसकी आंखों को वापस से लगा देती है जिससे कि उसकी आंख ठीक हो जाती है, लेकिन वो अब भी कुछ नहीं देख पा रहा था। ये देखकर वो लड़की काफी शौक होती है और उसे काट लेती है। तब एवरगार्ड पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। मासाही को उसे बताता है एज लेन एक वैम्पायर है, उसकी क्लास एक ओरिजिनल ब्लड की है जो कि एंडेड की सबसे हाईएस्ट रैंक है। अभी वो किसी बंदे को काटती है तो उसकी पावर और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वो गुंडा पावरफुल तो हो जाता है लेकिन फिर भी नीचे गिर जाता है और ये देखकर लेन कहती है तो ये भी काम नहीं किया। अभी एक बंदा गेट तोड़कर वहाँ आता है। जॉर्ज उस पर अपनी अप्रेसर स्किल का यूज करता है और उसे पता चलता है कि उसकी क्लास ब्रेव की है। दूसरी तरफ हम योगिरी को देखते हैं जहाँ पर ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि एक सेज अग्रेसर से लड़ रहा है। लोग बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अग्रेसर का एक रोबोट है। ये देखकर टोमो कहती है क्यों ना हम इन्हें मार दें। योगिरी कहता है कि नहीं, हमें इन्हें नहीं मारना चाहिए और वैसे भी वो हमारे ऊपर अटैक थोड़ी कर रहे हैं। मैं अपनी पावर का यूज करके किसी को भी थोड़ी मार सकता हूँ जिसे मारने का मेरा मन करे। ऐसे तो मैं सभी को मार दूंगा। और इस बात पर टोमो एग्री करती है। अब वो रोबोट लड़ाई करते हुए उनके पास आ जाते हैं। जिसका नाम संतोरो होता है वो उन सबसे वहाँ से भागने को बोलता है। इतना बोलकर वो आइस का अटैक करता है लेकिन योगिरी टोमो और खुद को साइड करता है, इससे वो दोनों बच जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि लेन के ऊपर काफी पावरफुल अटैक
अटैक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर एल्डरगार्ड शॉक होती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। जॉर्ज उसे बताता है कि ऐसा तो होना ही था क्योंकि लेन के पास ऐसी पावर है कि उसे जितना भी डैमेज पड़ेगा वो इंस्टेंटली हील हो जाएगी। पर लेन इस बंदे से कहती है कि तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, तुम जैसे को तो डीमन लॉर्ड को हराना चाहिए। वो बंदा जिसका नाम इन होता है वो बोलता है कि चुप हो जा, मैं तुम्हारे अत्याचार को कभी भी माफ नहीं करूंगा, इस दुनिया से सारे सेज को मिटा दूंगा। इतना बोलकर वो काफी बड़ा ब्लास्ट करता है। उसकी अटैक की वजह से पूरी जगह तबाह हो जाती है। वहीं पर इन कहता है कि एरियल मैंने सेज को हरा दिया है। हम वापस से योगरी को देखते हैं। वो उन सेज से कहता है कि आखिर तुम हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। अब ये सुनकर सेज गुस्सा होता है कि तुम्हें नहीं पता कि जब तुम्हारे सामने कोई सेज आए तो तुम्हें उसके सामने झुकना चाहिए और उसे इज्जत देनी चाहिए। ये सुनकर योगरी को गुस्सा आता है और वो उसे मार देता है। तभी अग्रेसर उनके पास आता है और बोलता है कि मुझे तुम लोगों से नहीं लड़ना है। उसी तरफ हम लेन को देखते हैं जो कि अभी बिल्कुल ठीक थी। ये देखकर वो बंदा काफी शौक होता है और बोलता है कि आखिर तुम मेरे अटैक से कैसे बच गई। वो कहता है कि प्लीज मुझे मार दो। लेन उसे उठाकर नीचे फेंक देती है और बोलती है कि अभी मेरा तुम्हें मारने का मन नहीं है। वो ओनी नाइट से कहती है कि पता लगाओ आखिर योगिरी कहाँ पर है। दूसरी तरफ वो रोबोट बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएशन करना चाहता हूँ और इसके बदले में तुम्हें जो भी मांगना है तुम मुझसे मांग सकते हो। तब योगिरी पूछता है क्या तुम हमें बता सकते हो कि हम अपने वर्ल्ड में कैसे वापस जाएं। रोबोट बताता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि जिस वर्ल्ड से मैं आया हूँ उस वर्ल्ड में वापस कैसा जाया जाएगा। योगिरी कहता है कि तुम हमें उस वर्ल्ड में लेकर जा सकते हो। वो रोबोट कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं खुद अभी पूरी तरह से यहाँ पर नहीं हूँ। वैसे भी मैं तुम जैसे पर्सन को अपने वर्ल्ड में नहीं भेज सकता। दुनिया सबसे लो लेवल पर एग्जिस्ट करती है। ऊपर क्लियर करने के लिए कैंडिडेट और काफी सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। योगिरी कहता है ठीक है लेकिन क्या तुम हमें बता सकते हो कि ये दोनों चीजें कैसे ढूंढी जाएंगी। अब वो रोबोट मान जाता है। अब रात को वो गार्ड वहाँ पर पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि ये तो सेज सेंटोरो है जो कि मरा हुआ है। अगले सीन में हम सियोन को देखते हैं जो कि लेन से कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि टोमो और योगी ने मिलकर एक सेज को हरा दिया। लेन कहती है कि वो कुछ अजीब एबिलिटी का यूज कर रहे थे। सियोन कहती है कि उसे इंस्टेंट डेथ एबिलिटी कहते हैं। इसे सेंटोरो के पास इंस्टेंट डेथ रेजिस्टेंस था। लेन कहती है कि अग्रेसर को बाहर निकालना इम्पोर्टेंट था लेकिन हमें उन लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सियोन कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम सेज कैंडिडेट को कुछ मत करना लेकिन मैं आलो कर सकती हूँ अगर तुम डार्कनेस को बाहर निकालोगी। लेन मान जाती है और सियोन वहाँ से चली जाती है। तब लेन मासायोकी नाम के एक बंदे को बुलाती है और कहती है कि इमोर्टल आर्मी को हानाबुसा में भेजो कि नॉर्मल ट्रूप्स वहाँ पर काफी कमजोर पड़ जाएंगे। ये सुनकर मासायोकी बोलता है तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि हानाबुसा डिस्ट्रॉय हो जाए। अब अगले सीन में हम लोग योगरी को देखते हैं जो कि चल चल के काफी ज्यादा थक चुका है। टोमो कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि हमें उस रोबोट की मदद ले लेनी चाहिए। योगरी कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता क्योंकि अगर हमें कोई उनके साथ देख लेता बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। टोमो कहती है कि तुम सही कह रहे हो लेकिन हमें उनसे कोई व्हीकल तो मांग लेनी चाहिए थी। मोको वहाँ पर आती है और टोमो से कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी चीज है। उसे एक तलवार देती है और कहती है कि ये तलवार रोबोट के पार्ट से बनी है और इसे अपनी मनमर्जी से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। टोमो कहती है कि आखिर ये आई कहाँ से। वो कहती है कि मैंने इसे तुम्हारे अंदर के पार्ट के रूप में बदल दिया था और ये वही थी। अब ये सुनकर टोमो शर्मा जाती है। अब अगले सीन में वो दोनों हानाबुसी सिटी में पहुंच जाते हैं। टोमो देखती है कि योगरी काफी ज्यादा थका हुआ था। योगरी कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारा है जो कि हमारे रास्ते के बीच आ रहे थे। टोमो कहती है तो तुम अपनी पावर का यूज करके काफी थक जाते हो, इसका मतलब तुम्हारी पावर की कोई लिमिट है। योगरी कहता है कि नहीं, मैं अपनी पावर का कभी भी यूज कर सकता हूँ लेकिन उसे यूज करने के बाद मैं काफी ज्यादा थक जाता हूँ। अब वो उस होटल के पास पहुंच जाते हैं जिसे सेलेस्टिना ने रिकमेंडेड किया था। टोमो अंदर जाती है और देखती है कि ये होटल तो काफी ज्यादा बड़ा था। तभी एक बंदा वहाँ पर आता है और बोलता है कि तुम टोमो हो, मुझे काफी खुशी हुई कि तुम अभी तक जिंदा हो। इस बंदे का नाम यूकी है जो कि उनका क्लासमेट है। टोमो कहती है कि तुम बाकी लोगों के साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे। यूकी कहता है कि मुझे उनकी ट्रेनिंग करने का तरीका पसंद नहीं है। वो अपनी सर्वेंट को टोमो से मिलवाता है। उसके 5 सर्वेंट है। इसका नाम एरिका है, इसका स्टेफनी और ये है जेसी और छोटी वाली का नाम यूफेमिया है और लास्ट इसका नाम रीजा है। और ये सब उसके बॉडीगार्ड हैं जिन्हें उसने खुद चुना है। लेकिन ये बताओ कि इसकी टीम में सिर्फ लड़कियां ही क्यों हैं। अब योगी टोमो से कहता है कि ये उन सब में से है जिसने हमें बस में अकेला छोड़ दिया था। अभी यूकी टोमो से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब ये सुनकर उसकी सभी मेट गुस्सा होती हैं और टोमो काफी शौक में होती है। वहीं पर योगरी कहता है कि ये तो कितना अजीब है, इसके अंदर से कोई भी किलिंग इंटेंशन नहीं आ रही। टोमो पूछती है तुम इतने कॉन्फिडेंस कैसे हो। अब हमें पता चलता है कि उसके पास सबसे स्ट्रॉन्ग क्लास है जो कि डोमिनेटर की है और इस एबिलिटी का यूज करके वो किसी भी कमजोर पर्सन को डोमिनेट कर सकता है। टोमो कहती है तुमने इसके लिए तो काफी ज्यादा ट्रेनिंग की होगी ना। वो बताता है कि पहले मिशन पूरा करने की खुशी में उन्होंने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज
किया था, जहाँ पर उसका एक क्लासमेट जिसका नाम ओथोरी है वो उससे बोलता है कि उसकी क्लास कंसीलमेंट की है, वो लोगों की एबिलिटी को एनालाइज करके उन्हें एडवाइस दे सकता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि सब लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास डोमिनेटर की क्लास है। मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, सबसे पहले तुम सस्ते लेवल 1 के सर्वेंट खरीदो। यूकी कहता है अगर मेरे सर्वेंट बैटल जीत जाए तो मैं हारे हुए ओपोनेंट का अपना सर्वेंट बना लेता हूँ, तो जो भी एक्सपीरियंस मिलेगा क्या वो मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी एबिलिटी के बारे में ये डिस्क्रिप्शन है। ओथोरी कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास ही पावर है, क्योंकि मेरी एबिलिटी दूसरों की हिडन एबिलिटी बताती है, इसलिए मुझे तुम्हारी पावर्स के बारे में पता है। ये सुनकर यूकी कहता है लेकिन तुम मुझे इन सब के बारे में क्यों बता रहे हो। तब ओथोरी कहता है कि हम लोगों को अलग अलग मेथड यूज करने होंगे ताकि हमें से कोई सेज बन सके। अगर सब लोग एक जैसे काम करेंगे तो सभी मारे जाएंगे। और यूकी ये सारी बातें टोमो और योगरी को बता रहा था। अब ये सुनकर योगरी कहता है इसका मतलब तुम्हारा लेवल अब भी बढ़ रहा है। वो कहता है हाँ। और टोमो, क्या तुम मेरी लवर बनना चाहोगी। अब ये सुनकर टोमो डर जाती है और मना कर देती है। अब अगले सीन में हम लेन को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में डार्कनेस से फाइट कर रही थी। सच में डार्कनेस काफी ज्यादा पावरफुल था। अब अगले सीन में हम लोग योगरी को देखते हैं जो कि सो रहा था। टोमो कहती है योगरी को सोते हुए 3 दिन हो गए हैं, पता नहीं कि वो कब उठेगा। वो मोको से कहती है कि तुम जाकर देख सकती हो कि योगरी उठा है या फिर नहीं। मोको मना करती है और कहती है कि नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। अगर मैं उसके रूम में बिना परमिशन के जाऊंगी तो क्या पता वो मुझे मार दे। टोमो देखती है कि एक गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है और इस गाड़ी में लेन का सबऑर्डिनेट बैठा था जिसका नाम मासायुकी है और ये इमोर्टल आर्मी का लीडर है और इस आर्मी में सब अनडेड है। मासायुकी कहता है कि इमोर्टल आर्मी की रिक्रूटिंग चल रही है, अगर तुम सब लोग मरे तो एक थर्ड क्लास ज़ॉम्बी बन जाओगे, तो बेहतर यही होगा कि हमें ज्वाइन कर लो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर मोको कहती है इसका क्या फायदा, इनका मरना तो पक्का है। अब हम टोमो के बाहर के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर एरिका इनविजिबल होकर आ रही थी, लेकिन टोमो कहती है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं इस शानदार रूम के मजे लूंगी। मोको कहती है तुम अभी रिलैक्स नहीं हो सकती, हमें एक दुश्मन टारगेट कर रहा है जिसे मैं नहीं देख पा रही। अब ये सुनकर टोमो कहती है कि हमें योगरी को बुलाना चाहिए। न बोलकर वो उसे कॉल करती है। तब योगरी वहाँ पर पहुंच जाता है लेकिन उसे भी वो नहीं दिखती क्योंकि वो इनविजिबल थी। तब योगरी अपनी पावर का यूज करता है और उसे पता चलता है कि कोई टोमो को मारने के लिए आया है, इसलिए वो डेथ एबिलिटी का यूज करता है और उसे वहीं पर मार देता है। तब योगरी टोमो के पास जाता है और बताता है कि मैंने उसे मार दिया है। अब ये सुनकर टोमो काफी शौक होती है। अब अगले सीन में हम यूकी को देखते हैं। वो देखता है कि अचानक से उसका एरिका के साथ सिग्नल टूट गया है। वो सोच ही रहा था लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक मोस्टर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ योगरी को पता चलता है कि उसने यूकी के एक सर्वेंट को मार दिया है। इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने यूकी के साथ लड़ाई छेड़ दी है। वो कहता है कि शायद हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, जिस पर टोमो हाँ बोलती है। अब हम वापस से यूकी को देखते हैं जहाँ पर वो मोस्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूकी को कुछ नहीं होता क्योंकि उसने अपने ऊपर काफी पावरफुल बैरियर लगा दिया था। अब वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसे काफी बुरी तरीके से घायल करके उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और उसकी दूसरी सर्वेंट इस मोस्टर को हील करती है। और यूकी मोस्टर से पूछता है कि अब कितने लेवल बचे हैं। मोस्टर बताता है कि 150। यूकी उसे ऑर्डर देता है और कहता है कि उस फ्लोर पर जाओ और काफी सारे एलाइज इकट्ठा करो। अब यूकी यूफेमिया से कहता है कि एरिका क्या कर रही है, जिस पर वो बताती है कि वो तो होटल में रुकी होगी। तब यूकी एरिका की मेमोरी देखता है जहाँ पर एरिका हॉल में खड़ी हुई थी। तभी वो अचानक से मर जाती है, जिसे देखकर यूकी कहता है कि क्या एरिका के ऊपर पीछे से हमला हुआ था। तब यूफेमिया कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो एक असैसन है और उसके ऊपर पीछे से अटैक करना नामुमकिन है। तब यूकी पूछते है कि आखिर एरिका वहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर यूफेमिया बताती है कि शायद वो टोमो के आपके पास लेकर आना चाहती थी, या फिर हो सकता है कि वो टोमो से जेलस हो गई हो और वो उसे मारना चाहती थी। तब यूकी कहता है भला एक सर्वेंट ऐसा काम क्यों करेगा जिससे उसके मास्टर को तकलीफ हो। अब वो रीजा और चेल्सी को भेज देता है उन्हें रोकने के लिए। अब दूसरी तरफ हम लेन को देखते हैं जो कि डार्कनेस के ऊपर काफी सारे अटैक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, बल्कि लेन के सिर्फ छूने से ही वो बार बार मर रही थी। लेकिन लेन की हीलिंग एबिलिटी बहुत फास्ट थी, इसलिए वो बार बार जिंदा हो रही थी। वहीं पर डार्कनेस भी उसी तरफ जा रहा था जहाँ पर यूकी है। और दूसरी तरफ हम योगरी और टोमो को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रहे थे। वहाँ पर रीजा आती है और अपनी पावर का यूज करके उन्हें बर्फ में जमा देती है। वो उनसे कहती है कि यूकी ने मुझसे कहा था कि मैं टोमो को उसके पास लेकर आऊं। योगरी बर्फ को तोड़ देता है और ये देखकर रीजा काफी हैरान होती है। वो दोबारा उन पर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन तभी योगरी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसकी सारी बर्फ को मार देता है और उसकी छड़ी को भी तोड़ देता है। वो बोलता है कि मैं सोचने से ही किसी को भी मार सकता हूँ, इसलिए आगे मत बढ़ना। योगरी पूछते है कि तुम बिना छड़ी के मैजिक यूज कर सकती हो, जिस पर वो मना करती है और बोलती है कि मेरी क्लास बोन मास्टर की है, मैं सिर्फ उन्हीं छड़ी को यूज कर सकती हूँ जिन पर मैजिक स्पेल लगा होता है। तब योगरी कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा छड़ी जरूर होगी, जिस पर वो हाँ बोलती है। इतना बोलकर वो उस छड़ी को निकालती है, लेकिन ये बताओ कि ये कौन सी जगह है छड़ी रखने की, इसने तो सामान में हथियार छुपा रखा है। अभी हम देखते हैं कि अचानक से कोई उन पर अटैक करता है, लेकिन टोमो अपनी मार्शल आर्ट का यूज करके उसे नीचे गिरा देती है। वो देखते हैं कि जिसे टोमो ने नीचे गिराया है वो तो एक डोल है। अभी काफी सारी डोल्स आकर उन्हें घेर लेती हैं। वहीं पर रीजा अपने बालों से एक छड़ी निकालती है और बोलती है
है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अकेले ही संभाल लूंगी, लेकिन मैं गलत थी। ऐसा बोलने के बाद वो उन पर अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी योगरी रीजा को मार देता है। अब दूसरी तरफ हम चेल्सी को देखते हैं जो कि उन सभी डॉल्स को कंट्रोल कर रही थी। उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन योगरी अपनी पावर का यूज करके उन्हें भी मार देता है और ये देखकर चेल्सी डर जाती है। तभी योगरी और टोमो उसके पास पहुंचते हैं। दूसरी तरफ योगी को पता चलता है कि रीजा भी मर चुकी है और वो ये बात अपनी सर्वेंट को बता रहा था। वो कहता है कि चेल्सी भी हार गई है। उसने योगी और टोमो को सब कुछ बता दिया है। योगी कह रहा था कि वो सोचने से ही किसी को भी मार सकता है। अब अगले सीन में हम वापस से टोमो और योगी को देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारे कॉकरोच आते हैं और हमें पता चलता है कि इन कॉकरोच को योगी ने ही भेजा है ताकि वो उन्हें ऑब्जर्व कर सके। योगी कहता है कि मैं इन सभी कॉकरोच को मार तो सकता हूँ, लेकिन ये मरकर हमारे ऊपर ही गिरेंगे। यहाँ पर इतने सारे कॉकरोच हैं कि ये किसी इंसान को भी मार सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी सोचता है कि वो अपनी पावर का यूज तब नहीं कर सकता जब वो पूरी तरह से घिरा हुआ हो। तभी यूफेमिया कहती है कि ये सही नहीं है, हमें किसी ऐसे से नहीं लड़ना चाहिए जिसकी पावर्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये सुनकर योगी कहता है कि मेरी रैंक डोमिनेटर की है और मैं लड़ाई से पीछे नहीं हट सकता, मैं योगी को मार दूंगा। इतना बोलकर वो कॉकरोच को उन्हें मारने का ऑर्डर देता है और ये चीज योगी समझ जाता है और बोलते हैं कि चलो योगी को मार देते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो योगी को ढूंढने लगता है और उसे योगी मिल जाता है। वो अपनी पावर का यूज करके उसे मार देता है। टोमो कहती है कि तुम्हारी पावर तब भी काम करती है जब तुम्हें एनिमी की लोकेशन नहीं पता। अब योगी कहता है कि हाँ, अगर वो मुझ तक पहुंच सकते हैं तो मैं भी उन तक पहुंच सकता हूँ। दूसरी तरफ हम योगी के सर्वेंट को देखते हैं जो कि रो रहे थे। वहीं पर यूफेमिया कहती है कि हम योगी के कंट्रोल से आजाद हो गए हैं और मैं तो बाहर जा रही हूँ। लेकिन जब वो बाहर जाती है तो वो काफी ज्यादा शौक होती है क्योंकि वहाँ पर पूरी जगह पर रेत थी और वहाँ पर डार्कनेस भी था। वहीं पर लेन जो कि हवा में थी वो सोचती है कि ये कहाँ से आ गई, मुझे नहीं लगता कि ये डार्कनेस से अटैक से बच पाएगी और वैसे भी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। पता लगाते हैं कि ये कितना जानती है। इतना बोलकर वो उसके ऊपर अपनी चार्म एबिलिटी का यूज करती है जिससे कि यूफेमिया उससे कंट्रोल में आ जाती है और लेन उसका खून पीने लगती है और बोलती है कि तुम जो कुछ भी जानती हो वो मुझे बताओ। अब दूसरी तरफ हम टोमो और योगी को देखते हैं जो कि कैपिटल की तरफ जा रहे थे। अभी सामने से कुछ चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि सिटी के सभी लोग ज़ोंबी बन गए हैं। इन सभी को मासायोगी कंट्रोल कर रहा है और सभी को ज़ोंबी बना रहा है और ये देखकर टोमो काफी शौक होती है और कहती है कि हमारी इसी का जर्नी के अंदर ज़ोंबी एकोपलिस कहाँ से आ गई। यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। आप कमेंट में बताओ कि तुम्हें नेक्स्ट एनीमे कौन सा देखना है।